जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अलंकार के ऊपर। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें हिंदी का वेटेज हो, वहां पे अलंकार से प्रश्न पूछ ही जाते हैं। तो आज का सेशन आपको हर एक एग्जाम में 2 से 3 अंक जरूर देकर जाएगा। और दोस्तों आज का सेशन इतना इंटरेस्टिंग है, आपको अलंकार रटने नहीं पड़ेंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम छपने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं अलंकार को। अलंकार का अर्थ सबसे पहले आप समझिए होता क्या है। तो अलंकार जो है ये अलम धन का 2 शब्दों से मिलकर बनता है। तो दोस्तों इसमें अलम का अर्थ क्या है? आभूषण या गहना। तो दोस्तों यह आभूषण या गहना किसी ब्यूटीफुल से संबंधित नहीं है, ये है काव्य से संबंधित। ठीक है, तो शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो कहलाते हैं अलंकार। तो जो भी काव्य की शोभा बढ़ाया, ठीक है, वो अलंकार कहलाया। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे दोस्तों अलंकार का यहाँ पे प्रकार दिया हुआ है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो हमें उभयालंकार के ऊपर बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है शब्दालंकार और अर्थालंकार के ऊपर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, मुख्यतः हमें अलंकार को 2 प्रकार में ही समझना है, एक तो शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो सबसे पहले चलिए हम समाप्त करते हैं अर्थालंकार को। यहाँ पे पहला टॉपिक आपके सामने है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, यह बिल्कुल आपके दिमाग में छपने वाला है। एग्जाम में जो ही आप वाक्य देखेंगे तुरंत आप पहचान जाएंगे इसमें कौन सा अलंकार है। तो चलिए ट्रिक समझते हैं। देखिए, उपमा अलंकार होता क्या है? जहां पे योजक चिन्ह के साथ साथ दोस्तों सा, सी, से, सरिस आए। ठीक है, जहां पे योजक चिन्ह, जैसे माता पिता लिखते हैं ना, तो बीच में एक डैश लाइन होती है, उसको योजक चिन्ह कहते हैं। तो उसके साथ जब दोस्तों सा, सी, से, सरिस आए तो वहां पे उपमा अलंकार हो जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है, ठीक है, और देखते ही आंसर ट्रिक कर देना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए क्या है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो दोस्तों यहाँ पे योजक चिन्ह के साथ साथ सा भी आया है। ठीक है, कर कमल सा कोमल है। तो दोस्तों यहाँ पे भी योजक चिन्ह के साथ सा आया है। तो यहाँ पे देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है और कर कमल सा कोमल है, दोनों जगह पे योजक चिन्ह के साथ सा का प्रयोग हुआ है। मतलब यहाँ पे उपमा अलंकार स्पष्ट है। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिए, कर कमल सा कोमल, ये हमने देखा। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। ठीक है, तो यहाँ पे भी योजक चिन्ह और सा का प्रयोग हुआ है, तो ये उपमा अलंकार हो जाता है। चलिए बात करते हैं अपने अलग टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे रूपक अलंकार को। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा डिफरेंस है उपमा और रूपक में। तो इसमें देखिए योजक चिन्ह तो आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सा, सी से नहीं आए। जिस वाक्य में योजक चिन्ह आए लेकिन सा, सी से नहीं आए, ठीक है, तो वहां पे होता है रूपक अलंकार। एग्जाम्पल देखिए क्या है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लह्यों। ठीक है, तो यहाँ पे योजक चिन्ह यानी डैश पॉइंट तो आया, लेकिन सासी से नहीं आया। मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अब आप बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे। चलिए बात करते हैं एक अन्य एग्जाम्पल, चरण कमल बंदाव हरिराई। तो दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसमें देखिए योजक चिन्ह तो आया लेकिन सासी से नहीं आया, तो ये हो गया आपका रूपक अलंकार। ठीक है, राम कृपा भवनिशा सिरानी। ठीक है, यहाँ पे भी योजक चिन्ह आया लेकिन सासी से नहीं आए, इसलिए यह हो जाता है रूपक अलंकार। देखिए यहाँ पे हमें डिटेल में नहीं समझना है, हमें वो ट्रिक समझना है जिससे आपका क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ चीजें रटनी होंगी या फिर दिमाग में बिठाना होगा। जैसे अगर पंक्ति में ज्यों, मानो, इव, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु ये सब आए तो दोस्तों वहां पे हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसको एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे यहाँ पे छोटा ऊ आ रहा है ना, अब उस छोटा ऊ से आप मनु, जनु, मनहु, जनहु, उसके बाद ये सब इन चीजों से थोड़ा सा पहचान आप पाएंगे। लेकिन ज्यों, मानो और यू ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट है, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ठीक है, नेत्र मानव कमल है। तो मानव आ गया इस पंक्ति में, तो दोस्तों ये दूसरा वाला भी हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। और यहाँ पे जनु आ गया। ठीक है, तो जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, तो यहाँ पे जनु जब आ गया तो ये हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य एग्जाम्पल। देखिए, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात।
उसके बाद मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो दोस्तों मनहु आ गया, और जहाँ पे मनहु आया वहाँ पे ये अलंकार उत्प्रेक्षा हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे शब्दालंकार के ऊपर। यहाँ पे देखिए, जब किसी, जैसे मान लीजिए किसी काव्य में, ठीक है, शब्द की वजह से उसका शोभा बढ़े, तो वहाँ पे होता है शब्दालंकार। अब यहाँ पे देखिए ये 3 प्रकार का है। ठीक है, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, तो अब इनको हम समझेंगे बारी बारी से। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के ऊपर। तो वर्ड बार बार आए तो वहां होता है अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पे छोटा सा एक ट्रिक, अनु, अनु मतलब आप छोटा मान लेना, और छोटा मतलब वर्ड, वर्ड से छोटा तो नहीं हो सकता ना कुछ। तो दोस्तों अब इससे एक कोरिलेशन आपका बन गया, यानी कि जहाँ पे एक छोटा, यानी कि एक, जैसे मान लीजिए च है, एक वर्ड है, अब किसी वर्ड का बार बार रिपीटेशन हो, वो बार बार आए, तो वहां पे अनु से आप अनुप्रास अलंकार याद रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो यहाँ पे देखिए च यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ भी। ठीक है, तो च का कितनी बार रिपीटेशन हुआ? 3 बार। तो यहाँ पे दोस्तों हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। उसके बाद मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो यहाँ पे मौ वर्ड है, बार बार रिपीट हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। चलिए बात करते हैं यमक अलंकार के ऊपर। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, तो वहां पे होता है दोस्तों यमक अलंकार। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर वा पाए बौराय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, कनक का प्रयोग एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, और इसका अलग अलग अर्थ है, अनेक। देखिए अर्थ अनेक हो, तो कनक, एक कनक का मतलब है दोस्तों धतूरा, और एक कनक का मतलब है स्वर्ण। ठीक है, तो देखिए अगर कोई धतूरा खाता है तो भी बौरा जाता है, अगर किसी के हाथ में सोना यानी कि स्वर्ण यानी कि संपत्ति बहुत अधिक आ जाती है तो भी उसे नहीं संभलती, वो बौरा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों से आपका क्लियर हुआ। उसके बाद काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे देखिए घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका अलग अलग मतलब है। काली घटा मतलब बादल, एक जगह पे इसका मतलब क्या है? बादल। और घमंड घटा, घटा का मतलब कम होना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया है यमक अलंकार भी। अब हम समझते हैं एक अन्य एग्जाम्पल। माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक ही फेरत, फिरा, उसके बाद फेर, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और इसका मीनिंग भी अलग अलग हो रहा है। जैसे माला फेरत जुग गया, जैसे अगर एक साधु है, एक साधु को बता रहा है कि माला फेरते फेरते जुग बीत गया। ठीक है, उसके बाद फिर आना मन का फिर, लेकिन फिर भी मन में कोई बदलाव नहीं आया, मन की शांति वैसे के वैसे ही भंग है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब मन का फेर, तो यहाँ पे आपने फेरत और एक फेर का अलग अलग मतलब देख लिया है। ठीक है, उम्मीद करूंगा यमक अलंकार आप समझ चुके हैं। उसके बाद एक अलंकार आता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो दोस्तों जब जहाँ पे किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर उसका वर्णन किया जाए तो वहां पे होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो एग्जाम्पल में देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, तो यहाँ पे महाराणा प्रताप की बात हो रही है और उनके चेतक की बात हो रही है कि आगे नदी आ रही थी और महाराणा प्रताप सोच रहे थे कि हम कैसे उस पार जाएंगे। तो ये जब तक उनके दिमाग में विचार आया तब तक उनका चेतक उनको उस पार लेकर खड़ा था। ठीक है, तो उस पार लेकर चला गया चेतक। तो देखिए यहाँ पे चेतक की विशेषता बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, यहाँ पे हो जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अलग श्लेष अलंकार पे। अब ये क्या है? जब किसी पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार आए, ठीक है दोस्तों, और उसके अर्थ अनेक हों, तो वो होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी पंक्ति में शब्द एक ही बार आए और उसका मीनिंग, ठीक है, उसका अर्थ अनेक हो, तो वहां पे होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, ये यमक अलंकार से अलग है। यहाँ पे देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये मांस नहीं है, दैट इज मानस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पानी शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है मुख्य रूप से। ये पानी, ये अलग चीज है, यहाँ पे पानी अलग इसका मतलब है। ठीक है, लेकिन रहीमन पानी राखिए, रहीमन ने कहा कि पानी राखिए। ठीक है, अब पानी मतलब व्यक्तित्व राखिए या फिर तरलता रखिए या फिर विनम्रता रखिए। ठीक है, तो रहीमन क्या कहते हैं? पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिना विनम्रता के या फिर बिना आपके नम्रता के कुछ भी नहीं है। ठीक है,
पानी गए न उबरे मोती। एक जगह पे पानी का अर्थ हो रहा है दोस्तों कि आभा, ठीक है? कि अगर आभा समाप्त हो जाती है तो जैसे मोती की आभा समाप्त होने से उसका महत्व खत्म हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आप स्पष्ट कर देता हूँ, पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, जब इसका मतलब विनम्रता है, ठीक है? जब मनुष्य के संदर्भ में प्रयोग होता है पानी, तब होता है इसका मतलब विनम्रता। यहाँ पे पानी का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता है। लेकिन वहीं पे जब ये मोती के संदर्भ में होता है, तब इसका अर्थ हो जाता है दोस्तों आभा। क्या हो जाता है? चमक या तो आभा। तो पानी तो एक ही है, एक बार प्रयोग हुआ, लेकिन उसी का अलग-अलग मतलब निकल गया, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया आपका श्लेष अलंकार। एक अलंकार और देख लीजिए, मानवीकरण अलंकार। ये होता क्या है? जैसे मान लीजिए, जब किसी प्राकृतिक वस्तु को मानव की तरह देखा जाए, मानव की तरह उसका व्याख्यान किया जाए, तो वहाँ पे हो जाता है मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल, फूल हँसे कलियाँ मुस्काईं। तो क्या कभी फूल हँसता है? क्या कलियाँ मुस्कुराती हैं? लेकिन कभी तो कहता है ना, फूल हँसे कलियाँ मुस्काईं। उसके बाद सागर के उर पार नाच-नाच करती हैं लहरें मधुर गान। क्या कभी लहरें नाच सकती हैं क्या? मानव की तरह उन्हें दिखाया जा रहा है। तो इसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। यानी कि जब प्रकृति के गुणों को एक मानवीय गुण के साथ मतलब उनकी तरह देखा जाए, ठीक है? तो वहाँ पे होता है मानवीकरण अलंकार। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है? और आप हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया है, तो फीडबैक में आप बता दीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, ख्याल रखें, खूब पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।